हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और एडिशनल क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके आने वाले आईसीएसई क्लास 10th का जो बोर्ड्स का एग्जाम है उसमें हेल्पफुल हो। एमसीक्यूज अभी फिलहाल हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, फिर आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें मैं आपको और भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं या फिर जो आपके सेक्शन बी में क्वेश्चंस आते हैं, जो सारे चैप्टर्स का जो मर्ज किया हुआ क्वेश्चंस रहता है, वो सारा चीज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में हमें और कैसा कैसा क्वेश्चंस मिल सकता है एमसीक्यूज में। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ WA इज द वर्क डन इन पाथ 1, ये हमें दिख रहा है पाथ 1, एंड WB इज द वर्क डन इन पाथ 2, देन ये हमें तीन चीज दिख रहा है ऑप्शंस, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो जो WA वर्क डन है इन द पाथ 1 और WB दैट इज द वर्क डन इन पाथ 2, दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला हमें दिख रहा है WA इज लेस देन WB। सबसे पहली बात कि जो हमारा वर्क होता है W, इट इज इक्वल टू FS cos थीटा, है ना। अब देखिए ये दोनों जो बॉडीज हैं हमारे, ये आइडेंटिकल बॉडीज हैं और इन दोनों में ही जो फोर्स हमें लगाना पड़ेगा वो तो सिमिलर होगा। और दूसरा चीज क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये पाथ टेकन पे डिपेंड नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो जैसा आपको दिख रहा है कि इसमें तो डायरेक्टली यहां से यहां तक पहुंच गया और इस केस में ये ऐसे जाके फिर ऐसे आ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इसमें भी इतना ही हुआ। मतलब दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम, फोर्स दोनों में सेम लगाना पड़ेगा। जितना बॉडी का वेट है कम से कम उतना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो दोनों में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम। और ये जो थीटा है ये दोनों के बीच क्या बन रहा है, जीरो, क्योंकि जिधर फोर्स लगा रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो दोनों केसेस में हमारा वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। तो विल गो फॉर ऑप्शन बी। ये हमारा ऑप्शन बी हो गया, WB इक्वल WA। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें से बताना है कि कौन सा जो हमारा फिगर है, ग्राफ है, वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। डैम्प्ड ऑसिलेशंस में क्या होता है, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है। तो हमें दिख रहा है कि ग्रेजुअली किसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जा रहा है, सी में। तो विल गो फॉर ऑप्शन सी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अ बार मैग्नेट इज रोटेटेड नियर अ कॉइल, जैसा आपको दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए बार मैग्नेट जो है हमारा, उसको हम रोटेट करवा रहे हैं इस कॉइल का नजदीक। तो इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल चेंज, और इसके वजह से EMF इंड्यूस होगा कॉइल में, करंट का फ्लो होगा कॉइल में। कौन सा करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब आपको पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट इसका नाम पड़ा क्यों, क्योंकि इसमें जो करंट का डायरेक्शन है ये चेंज होता रहता है, ऑल्टरनेटिव होता है ना। तो विल गो फॉर ऑप्शन इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन। ये तो गलत हो गया क्योंकि इसमें करंट का डायरेक्शन जो ये चेंज होता रहेगा, ऑल्टरनेटिंग है ना। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड EMF इंक्रीजेस एज द रोटेशन स्पीड इज डिक्रीज। गलत है। अगर रोटेशन का स्पीड बढ़ा देते हैं इसका, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है वो जल्दी जल्दी होने लगता है और इसके वजह से ज्यादा EMF इसमें इंड्यूस होता नहीं। तीसरा, स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज अफेक्टेड ड्यू टू कॉइल रेजिस्टेंस। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो करंट इंड्यूस करते हैं हम, वो डिपेंड करता है कि ये जो हमारा कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, या जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कॉइल का उस पर डिपेंड करता है, या फिर स्पीड ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, इन सारे चीज पे। तो रेजिस्टेंस जो है कॉइल का उस पर डिपेंड नहीं करता। चौथा ऑप्शन, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंजेस ऑल्टरनेटिवली। मतलब ये सही है हमारा, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो चेंज होता रहता है आफ्टर ईच रोटेशन, है ना, ईच हाफ रोटेशन। तो विल गो फॉर ऑप्शन डी। अब देखिए यहां पे ये थोड़ा गलत हो गया, मेरे से ही मिसप्रिंट रह गया, ये सी नहीं, यहां पे ऑप्शन डी होगा। तो विल गो फॉर ऑप्शन डी, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरेस्पॉन्ड्स टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम जिसको बोलते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हीटिंग इफेक्ट, जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है कंडक्टर में, इट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, जहां पे I करंट है, R रेजिस्टेंस है जो हमारा कंडक्टर है उसका, और T इज द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। तो H इक्वल I स्क्वायर RT, तो हमें दिख रहा है ऑप्शन बी। तो विल गो फॉर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है असर्शन, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सही बात है। फिर रीजन दिया गया है कि इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट फ्लो बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज व्हेन कनेक्टेड इफ दे आर एट द सेम पोटेंशियल। ये भी सही बात है, क्योंकि अगर दोनों जो टर्मिनल्स हैं कंडक्टर के वो सेम पोटेंशियल पे रहेंगे, मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं रहेगा, तो करंट का फ्लो नहीं होगा, मतलब वोल्टेज नहीं होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलते हैं जिसको,
फिजिक्स के लैंग्वेज में, अपने डेली लैंग्वेज में हम उसी को क्या बोलते हैं, वोल्टेज। दैट इज आवर ओम्स लॉ, कि जब वोल्टेज होता है तो करंट फ्लो करेगा, कम वोल्टेज कम करंट, ज्यादा वोल्टेज ज्यादा करंट। तो देखिए हमारा दोनों चीज सही है इसमें, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोबार्स। आइसोबार्स का मतलब हमें पता है क्या होता है आइसोबार्स, जिसमें एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जिसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहता है और मास नंबर सेम रहता है। तो हमें दिख रहा है मास नंबर किसमें सेम है, ये ऑप्शन डी जो है हमारा ये हो जाएगा। इसमें मास नंबर आपको दिख रहा होगा 23 दोनों का है, और वेराज जो हमारा एटॉमिक नंबर है 11 और 12 दोनों में अलग अलग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक, डायनेमिक और न्यूट्रल ये तीनों तो इक्विलिब्रियम है, रोलिंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वी विल गो फॉर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ये तो एमसीक्यू में पूछा गया है, ऐसे आपसे सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में वेवलेंथ के अरेंज करना है। तो जैसे हमने देखा यूवी रेज, फिर गामा रेज, फिर माइक्रोवेव, नहीं माइक्रोवेव हमारा ज्यादा होगा इन चारों में, अगर कंपेयर करें तो माइक्रोवेव का सबसे ज्यादा होगा, फिर इंफ्रारेड, तो ये तो गलत हो गया। यहां पे भी गलत है क्योंकि माइक्रोवेव उसके बाद इंफ्रारेड, फिर ऐसे आना चाहिए था। फिर गामा रेज का तो सबसे कम होता है वेवलेंथ, है ना। तो विल गो फॉर ये नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा इसमें, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो देखते हैं क्या है, ऑप्शन डी देखते हैं, माइक्रोवेव फिर इंफ्रारेड फिर यूवी रेज फिर गामा रेज, हाँ ये सही है, तो विल गो फॉर ऑप्शन डी। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क इज, देखिए एब्सोल्यूट यूनिट का मतलब होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर एब्सोल्यूट यूनिट बोला गया मतलब एक ही यूनिट होना चाहिए, वो दूसरे किसी 2, 3, 4 यूनिट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया गया हो। तो वर्क का जो हमारा एब्सोल्यूट यूनिट होता है वो जूल भी होगा और अर्ग भी होगा, मतलब विल गो फॉर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, जूल और अर्ग दोनों ही एब्सोल्यूट यूनिट है क्योंकि एक ही यूनिट है हमारा वर्क का, जूल और अर्ग। अगर इसी को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, जैसे मैं यहां लिख देता हूं एक बार, वर्क का फॉर्मूला एफएस कॉस थीटा होता है, तो अगर फोर्स का हम यूनिट लेते हैं न्यूटन और फिर इसके लिए मीटर, तो ये न्यूटन मीटर जो है ये हमारा वर्क का एब्सोल्यूट यूनिट नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें दो यूनिट्स के टर्म्स में उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है ना। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट इसका। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, आइए। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज नोन एज अपर्चर ऑफ द लेंस। देखिए हमसे क्या बोला गया है कि एक हमारा लेंस है, कोई सा भी ले सकते हैं, कॉन्वेक्स या कॉनकेव कोई भी लेंस ले सकते हैं, उसमें जो सर्कुलर आउटलाइन है, ये आउटलाइन हमारा, इसका जो इफेक्टिव डायमीटर होता है ये क्या है, इट इज द अपर्चर ऑफ लेंस। ओके, तो दो तरीके का अपर्चर होता है, एक लीनियर अपर्चर होता है, एक कर्व अपर्चर रहता है, एंगुलर अपर्चर भी बोलते हैं मुझसे, है ना। तो ये लीनियर अपर्चर हमारा ये हो गया, तो विल गो फॉर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स इज 20 किलोहर्ट्ज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय इट इन वाटर एंड एयर विल बी। अब देखिए जब तक हम किसी जो सोर्स है जहां से प्रोड्यूस हो रहा है साउंड, लाइट, कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, जब तक हम सोर्स नहीं बदल देते हैं तब तक फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलता है, चाहे वो कितना भी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये सब सफर करे। खैर यहाँ पे लाइट नहीं है, साउंड है, तो साउंड का जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो इतना था, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है जो ये प्रोड्यूस करेगा वाटर में या एयर में, ये क्या रहेगा, इट विल बी सेम, है ना। नेक्स्ट, a ray is made to fall on a prism, maximum deviation it can suffer is pi, मतलब 180 डिग्री। जैसे मैं यहाँ पे छोटा सा आपको बना के दिखा देता हूँ ये चीज, जैसे मान लेते हैं ये हटाते हैं, एक प्रिज्म है हमारे पास, जैसे हमारे पास राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म हम अगर ऐसे रख लेते हैं, तो ये केस आपसे पूछा भी जाता है 10th आईसीएसई के बोर्ड्स में कि एक ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे जैसे ए और बी, तो इसका इमेज फॉर्मेशन दिखाना है, तो इसमें टीआईआर के वजह से क्या होता है कि इसका इमेज कुछ ऐसा बनता है, लेटरल इन्वर्जन के बाद इसका इमेज कुछ ऐसा बनता है। तो अब देखिएगा जरा, ये लाइट रे जा रहा था ऐसे, ए से जो लाइट रे जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन यहां पे पहले टीआईआर हुआ, फिर यहां से फिर से टीआईआर हुआ, जिसकी वजह से लाइट रे ऐसे बाहर आ रहा है। तो जाना था इसको स्ट्रेट, लेकिन जब प्रिज्म से बाहर निकला तो यहां गया, ऊपर जा रहा था लेकिन बाहर आया तो नीचे आ गया। तो देखिए कितने से डेविएट हो गया, 180 डिग्री से, मतलब पाई से। तो मैक्सिमम डेविएशन हमारा पाई से सफर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन से फेनोमेनन में ये जो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है ये नहीं इसमें बताया गया है। तो वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट, सही बात है।
कार रेडिएटर्स में हम इसका यूज करते हैं एज अ कूलेंट। फिर फॉर फर्मेंटेशन हॉट वाटर बॉटल्स में यूज करते हैं, ये भी सही है। वाटर इज यूज एज हीट रिजर्वायर फॉर ऑफ वाइन एंड जूस बॉटल, तो हीट रिजर्वायर मतलब जो हीट एनर्जी दे लगातार, है ना। तो तीनों चीज सही है, तीनों में वाटर का यूज हम क्यों करते हैं, ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट। तो तीनों चीज सही है, मतलब हमारा ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड इज नॉट यूज्ड इन कैलोरीमीटर बिकॉज, पहला ऑप्शन है इट हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कैलोरीमीटर हम कॉपर का बनाते हैं और कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफैक्ट लेड से ज्यादा होता है, लेड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। तो इसको यूज कर सकते थे हम, ताकि ये कम से कम हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करे अपने कंटेंट से और उस टेम्परेचर तक पहुंच जाए, अटेन कर ले उस टेम्परेचर को, फाइनल टेम्परेचर को। तो हमारा ऑप्शन होगा इसमें इट इज टॉक्सिक मेटल, है ना। बाकी दो ऑप्शंस भी हम देख सकते हैं, इट इज नॉट अ मेटल गलत है, फिर इट इज नॉट अ सॉलिड मेटल ये भी गलत है। तो विल गो फॉर ऑप्शन सी, दैट इज इट इज अ टॉक्सिक मेटल। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया गया, दैट इज 3/2। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो यहां पे हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का यूज कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया गया हमारे पास, कितना है 3/2, निकालने बोला गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है इसका अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब देखिए एमसीक्यू है तो इसमें आपको ये लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव रहता तो ये एक्सप्रेशन लिखने के पहले हम लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो देखिए क्या हो जाएगा 1/3/2, तो उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, मतलब 2/3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, है ना। तो आज मैंने आपको सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाया, कुछ और तरीके का क्या क्या आ सकता है। इसके अलावा जो इसके बाकी क्वेश्चंस है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, या सेक्शन बी का क्वेश्चंस है, आने वाले वीडियोस में मैं एक एक करके आपको ये सारा चीज प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि आपका आने वाला जो आईसीएसई 10th का बोर्ड्स एग्जाम है फिजिक्स का, वो बहुत अच्छा आ जाए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, कीप वॉचिंग।